नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है आपके सबसे भरोसेमंद शो मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। भूपेंद्र सारण की पत्नी और गोपाल की पत्नी ने याचिका लगाई है। अन्नची देवी इंदुवाला ने जेडीए अपीलीय अधिकरण में याचिका लगाई है। सुनवाई के लिए जेडीए को समय अब तक नहीं मिल सका है, तो अधिकरण से अब तक नोटिस मिला है। जेडीए की तरफ से वकील जगदीश गुर्जर पैरवी करेंगे। प्रभावित पक्ष से शीशराम राव अधिकरण में पैरवी करेंगे। रोशन सेवगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त कोर्ट परिसर के बाहर खड़े हैं। रोशन, क्या कुछ अपडेट वहां से? देखिए, कुछ ही देर में जो सुनवाई है वो होनी है। बताया ये जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में जो जेडीए को नोटिस जारी किया जाएगा। हमारे साथ जो जेडीए के पैनल लॉयर यहाँ पर मौजूद हैं, जगदीश जो गुर्जर हैं, मुख्य जो लॉयर हैं, उनके वो सुनवाई हो रही है। अभी तक क्या कुछ कोर्ट का अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? कोर्ट ने जो 2 याचिकाएं पेश हुई, अपीलें पेश हुई दोनों तरफ से, उन दोनों याचिकाओं को अभी अंदर जो उसके बारे में कोई निर्णय करा है, अभी डिक्टेट हो रहा है न्यायालय में। उसके बाद में तय होगा कि भाई कोर्ट के हिसाब से उसका व्यू रखती है कि दोनों याचिकाएं संदिग्ध हो रही है स्थिति में कि एक तरफ तो गोपाल सारण खुद ही उपस्थित होकर वकालतनामा पेश करके अपील पेश कर रहा है, एक याचिका जो है जिसमें उनकी पत्नी वो पेश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही याचिकाएं डाउटफुल हो रही है कि राइट तो एक ही व्यक्ति को है, या तो गोपाल सारण खुद ही करे पेश या फिर उनकी पत्नी से। एडवोकेट साहब, ये जो पूरा हाई प्रोफाइल मामला है, गोपाल सारण फरार है। वो एसआई जब थे, जब निलंबित हो गए, जो उनकी पत्नी है वो दोषी है, जो फर्जी डिग्री है उस मामले में, ऐसे में वो जेल के अंदर है। जेल से बताया जा रहा है कि जो उनके जो लॉयर हैं शीशराम राव हैं, उनकी तरफ से ऑथेंटिक यहाँ पर जो याचिका यहाँ पर दायर की गई है। दूसरी जो याचिका है, जो बताया जा रहा है कि जो गोपाल सारण है, गोपाल सारण की ओर से याचिका है। गोपाल सारण खुद फरार बताए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे मामलों के अंदर क्या कुछ रहता है कि क्या उनके जो एडवोकेट हैं उनकी ओर से जो प्रथम दृष्टया जो याचिका लगाई जाती है उसकी क्या सुनवाई हो जाती है? ये शायद मेरे जानकारी में ऐसा पहला प्रकरण है जिसमें इस तरीके के प्रकरण में जो ऐसी स्थिति आ रही है कोर्ट के सामने कि जो व्यक्ति जो सरकार की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से एक्सकॉन्ट बताया जा रहा है और उस व्यक्ति की तरफ से वकालतनामा जो प्रेजेंट किया जा रहा है, और ये उनके अधिवक्ता द्वारा ये जो दलील दी जा रही है कि भाई हमने 10 दिन पहले ही वकालतनामा साइन करवा लिया था उनसे। उसके आधार पे और कोर्ट द्वारा उनसे एक प्रश्न भी किया गया कि क्या आपको प्रकरण मालूम था इस तरीके का कि भाई जेडीए आपको नोटिस देगा? देखिए, बड़ा ये सवाल हो रहा है कि जो उनके वकील है उनका ये कहना है कि जो वकालतनामा है वो पहले साइन हो गया था, लेकिन इस बीच बड़ा ये सवाल है कि जो इंटेलिजेंस है, राजस्थान पुलिस है, उसके ऊपर सवाल ये निशान खड़ा होता है कि वो आखिर क्या कर रही है। गोपाल सैनी फरार है, भूपेंद्र सारण है वो फरार है, सुरेश ढाका फरार है। हमारे साथ जो एडवोकेट संदीप राव भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट साहब, ये जो आरोपी हैं, वो जो मुख्य जो आरोपी हैं वो फरार हैं। उनके जो उनका ब्रदर है जो गोपाल सारण है, वो उनकी ओर से यहाँ पर जो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई है। 2 याचिका दायर है। जो भूपेंद्र सारण की पत्नी है, उनकी ओर से भी याचिका दायर की गई है। सबसे पहले तो कोर्ट को उन याचिकाओं को डिसाइड करना होगा प्रायोरिटी बेस के ऊपर, क्या कुछ ये होता है। ये जो कार्रवाई होती है, किस तरीके की कार्रवाई होती है, किस तरीके से कोर्ट वो काम करता है। जो पूरा नोटिस दिया गया है वो जेडीए बाइलॉज के तहत दिया गया है, तो क्या कुछ कोर्ट भी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है? पेपर लीक से जुड़ा हुआ है कोर्ट जो है मामले को गंभीरता से ले रहा है। साथ में ये भी है कि स्वयं परिवादी जो है वो उपस्थित न होकर उनके बिहाफ पे उनकी वाइफ या भाई इत्यादि वहाँ इन्होंने वकालतनामा पेश किया है। नॉर्मली ये होता है कि इनको यदि पावर दी गई है बाई पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी माध्यम से, तो ही ऐसी स्थिति में इनके द्वारा अपील या रेफरेंस माननीय अपीलीय अधिकरण में पेश किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जो गोपाल सारण है, उनके एडवोकेट अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता ही रहता है, लेकिन बड़ा ये सवाल है कि इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। क्या इस तरीके से जो वकालतनामा साइन हो जाता है, अपील जो याचिका है वो लगाती जाती है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले के अंदर? देखिए सर, ऐसा है, इसमें वकालतनामा तो मान लीजिए साइन हो गया है, जो भी है, कोई भी व्यक्ति होगा तभी तो साइन हुआ है, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए वो तो एक देखने की चीज़ है कि किसके ब्याह पे या कैसे साइन हुआ है, और कोर्ट को ये देखना है अपना कि वाकई में जेडीए सही रूप से
नोटिस दे रहा है उसके ऊपर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या लोगों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है, या जानबूझ के ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तो कोर्ट का एक व्यू है कि अब क्या होगा, इसमें नोटिस जारी होकर। लेकिन अधिगम कोचिंग के ऊपर कार्रवाई, जो उसकी बिल्डिंग थी उसको जेडीए ने अवैध बताया, उसके ऊपर जब कार्रवाई हुई उसे ध्वस्त कर दिया गया, कई सवाल खड़े हुए। उसके बाद में जेडीए हरकत में आया। भूपेंद्र सारण, जो गोपाल सारण है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, इसको नोटिस दिया गया है। 3 दिन का समय दिया गया है, जिसकी मियाद आज शाम 5 बजे तक पूरी हो रही है। तो ऐसे जो प्रकरण होते हैं अवैध निर्माण की जो श्रेणी में आते हैं, जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज का जिनमें उल्लंघन किया गया है, ये जो आरोपी हैं, जो पेपर लीक के मुख्य मास्टरमाइंड है, तो अगर सामान्य इस तरीके की वो होता है तो कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, जेडीए का क्या कुछ रुख रहता है, ऐसे मामलों के अंदर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है? सामान्य तौर पे ये होता है कि 3 दिन का जो नोटिस है पर्याप्त नोटिस नहीं है, इसके लिए कुछ समय ज़्यादा दिया जाना चाहिए। अनेक दृष्टांत ऐसे पहले हुए हैं जिसके अंदर कि भाई कम से कम 7 दिन या उससे अधिक का समय दिया जाना चाहिए, और कोर्ट ने भी कई बार कई मामलों में ऐसा निर्णय दिया है कि 7 दिन का कम से कम टाइम दिया जाना चाहिए। और रही बात कि अवैध निर्माण, तो अवैध निर्माण के संबंध में अपीलीय अधिकरण द्वारा प्रार्थी को भी मौका दिया जाता है कि वो कोर्ट के सामने अपने तथ्य पेश करे, उसके बाद में जेडीए को रिमांड किया जाता है और जेडीए भी उसकी सुनवाई करे, उसके बाद में जो कार्रवाई वो हो। अब एक अंतिम मेरा सवाल है, क्या कोर्ट की तरफ से अभी जेडीए को नोटिस जारी कर दिया गया है सुनवाई के लिए? नहीं, अभी तक तो मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट की प्रक्रिया है, अभी वो चल रही है। तो देखिए, अभी तक ये कह पाना स्पष्ट नहीं होगा कि इस पूरे मामले के अंदर जो प्रभावित जो पक्ष है, भूपेंद्र सारण है, गोपाल सारण है, उनकी ओर से कोर्ट के अंदर अपनी जो याचिका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है सुनवाई के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी तक उस पूरे मामले के अंदर कोर्ट को इस पूरे मामले में सुनवाई करनी है। ऐसे में कोर्ट जेडीए जो प्रशासन है उसको नोटिस जारी कर उसे भी अपना पक्ष रखने की यहाँ पर बात कहेगा। अभी देखना ये होगा कि जो कोर्ट की जो कार्रवाई है कब तक चलती है, इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ डिसाइड ये हो पाता है, ये आगे आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो अभी तक जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके का जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ये जो लोग हैं, जो इनके सपनों को किस तरीके से बेच रहे हैं, नेस्त नाबूद कर रहे हैं, और पेपर ये इस तरीके से उसे लीक किया जाता है। तो ये जो दोषी हैं इनके ऊपर क्या कुछ खड़े हो रहे हैं। लेकिन वकील साहब ने एक बड़ी बात कही है रोशन, उन्होंने कहा है कि ये जो जवाब देने का अधिकार है वो उसी के पास है जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने वकील हायर किए हैं, क्या उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो अपना जवाब रख सके, अपना पक्ष रख सके? ये अहम हो जाता है। राकेश, रोशन जी, देखिए, ये कोर्ट को तय करना है, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसके अंदर पूरे मामले के अंदर सुनवाई हो रही है। ये कोर्ट को तय करना है कि जो क्या दलीलें हैं इस पूरे मामले के अंदर, जो प्रभावित पक्ष है उसको क्या मजबूत है। और एक इस बीच में ये जो सवाल है कि जो पीड़ित है इस पूरे प्रकरण के अंदर मुलजिम भी है। पीड़ित हम इस वजह से कह रहे हैं कि उनका जो मकान है उसको जेडीए ने नोटिस दिया, अवैध ये बनाया। तो ऐसे में ये जो इस पूरे मामले के अंदर जो जेडीए की तरफ से वो पीड़ित पक्ष है, ऐसे में उसे अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन वो भी फरार है क्योंकि वो पेपर लीक मामले के अंदर वो दोषी है, अभियुक्त। ऐसे में वो आने से बच रहा है। अगर वो आता है, सामने आता है, तो उसको पुलिस डिपार्टमेंट है उसे अरेस्ट कर लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी में ऐसे में जो उनके जो लॉयर हैं उनकी तरफ से वकालतनामा पेश कर जो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो याचिका है उसकी सुनवाई होनी है। ऐसे में जो जेडीए की ओर से भी कोर्ट जो नोटिस जारी कर जो पक्ष जानता है, तो ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ जो कोर्ट है उसका क्या कुछ निर्णय रहता है, इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ देता है। और अब जिस तरीके का जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, अगर जेडीए को कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं तो संभवतः जयपुर विकास प्राधिकरण की जो प्रवर्तन विंग है उसकी ओर से आज ही तैयारी कर ली गई है कि वहां पर 5 बजे बाद में जेडीए को समय मिलता है, तो जेडीए प्रशासन आज ही उसका जो अवैध निर्माण है उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। जेडीए का जो बुलडोजर है वो आज ही यहाँ
यहाँ पर चलेगा। ये लेकिन बड़ी बात तय आप कोर्ट को रोशन करना बता है। रहे हैं कि अगर आज कोर्ट की ओर से ये आदेश मिल जाता है तो एक बड़ी कार्रवाई जेडीए की ओर से आज ही की जा सकती है और जो विला है उसे आज ही ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन रोशन, अभी सवाल ये भी है कि क्या उनके जो उन लोगों ने पक्ष रखे हैं उस पर सुनवाई भी की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वकील साहब कह रहे हैं कि उन्हें यह अधिकार ही नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र सारण तो फरार चल रहा है। ऐसे में जरा वकील साहब से पूछिए कि क्या कर सकता है कोर्ट, ऐसे में आमतौर पर क्या होता है अगर इस तरीके के केसेस आते हैं तो? सर देखिए, एक ये सवाल है कि जो आरोपी है वो फरार है। ऐसे में आरोपी की ओर से जो दलील जो दी गई है, जो उसका भाई है गोपाल सारण है, उसकी ओर से दलील दी गई है, वो भी अभी फरार है। वो कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस को गोपाल जो सारण का भी अगर पता लगता है तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी, इनपुट मिलेगी कि जो भूपेंद्र सारण है, जो ढाका है, वो भी कहाँ है, उनकी क्या लोकेशन है, क्या नहीं है। पुलिस इस जानकारी में जुटी हुई है। तो ऐसे मामलों के अंदर क्या कुछ रहता है, जिस तरीके से उसको नोटिस दिया गया है जेडीए की ओर से अवैध उसका जो निर्माण है, और उसमें गोपाल सारण पार्टनर है, वो जो भूखंड है उसका हिस्सेदार है। ऐसे में क्या कुछ रहता है, कोर्ट का क्या कुछ? नहीं, देखिए कोर्ट का ऐसा है, इसमें कोर्ट ये देखेगी कि वाकई में इलीगल है या नहीं है। इलीगल ये तो है नहीं कि पूरा प्लॉट में निर्मित निर्माण इलीगल है। हो सकता है सेटबैक में निर्माण अवैध हो, और बाकी शेष जो इसकी बिल्टअप एरिया में आता है तो वो तो लीगल ही है। तो देखिए, ये जेडीए ने तय किया है कि जो अवैध निर्माण है उसका क्या हिस्सा अवैध है, क्या उसको हाइट मिलनी चाहिए थी। जो जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज है उसके तहत निरीक्षण किया गया। जो जेडीए की टीम वहां पर प्रवर्तन शाखा की पहुंची, जोन स्तर के अधिकारी पहुंचे, और उन्होंने काफी करीब 2 घंटे के डिस्कस के बाद ये तय किया कि ये जो साइड प्लान है उसके विपरीत ये निर्माण किया गया और ये बाइलॉज का उल्लंघन है। तो उसी के तहत जो जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज है, धारा 32, 33, 72, क्योंकि सड़क सीमा में भी जो कुछ रैंप फेंसिंग वगैरह की गई थी उसे अवैध माना था और नोटिस दिया था। अब उस नोटिस को लेकर ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर ये आप अहम बात बता रहे हैं रोशन, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो फ्रंट का हिस्सा है वो अवैध बताया जा रहा है क्योंकि सड़क पर निर्माण किया गया, और इसके साथ ही बैक का भी कुछ हिस्सा है जो वहां पर अवैध तरीके से बनाया गया है। अब सवाल ये है रोशन कि क्या पूरे विला को गिरा दिया जाएगा या फिर सिर्फ उन हिस्सों को गिराया जाएगा जहां पर अवैध निर्माण किया गया। इसे लेकर अगर आपके पास कोई और एडवोकेट इस वक्त मौजूद है तो उनसे जानकारी लीजिएगा। देखिए, जो विला है उसमें रेजिडेंशियल एक्टिविटी होती है। जेडीए इस वजह से कार्रवाई कर रहा है कि जो भूपेंद्र सारण का खुद का मकान है, जो अनलीगल जो एक्टिविटी है, पेपर लीक का मामला है, तमाम ऐसी गतिविधियां यहीं से संचालित होती थी। और जयपुर के अंदर भूपेंद्र सारण का ये जो मुख्य जो मकान था, ऐसे में जेडीए की टीम वहां पर पहुंची। जेडीए ने उस मकान के जो आगे का जो फ्रंट सेटबैक है 15 फीट का जो एरिया है उसे अवैध माना है। 8 मीटर की जो परमिशन जो होनी चाहिए वो उससे जो ऊपर का जो हिस्सा है उसे अवैध माना है, क्योंकि ये जब हमने देखा था विला 4 मंजिला विला है और इसकी जब नापचोक वहां पर हो रही थी, जो जोन स्तर के जो अधिकारी थे, एटीपी थे, उन्होंने जो बिल्डिंग की जो हाइट है रोशन, कुछ ही समय में सुनवाई भी की जाएगी। क्या कुछ सुनवाई में रहता है और क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। आप नजर बनाए रखिएगा रोशन, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गहलोत सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। पूर्व प्राथमिक शिक्षक शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में मर्ज किए गए हैं